सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है क्योंकि आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप लोगों को एक वैज्ञानिक वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। और ये चैप्टर आपका बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसलिए इस चैप्टर को आसानी से पढ़ना। और मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर बड़ा है, ठीक है। ये चैप्टर बड़ा है मतलब इसका 2 वीडियो आने वाला है, ठीक है। इसके थ्योरी का 2 वीडियो आने वाला है। पहले आपको इसमें 2 टॉपिक ही है, इसीलिए मैं आप लोगों को 2 वीडियो बनाऊंगा। पहला टॉपिक क्या है, रेडियो एक्टिविता, और दूसरा टॉपिक क्या है, नाभिकीय ऊर्जा। तो पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको रेडियो एक्टिविता। अब रेडियो एक्टिविता होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर है कैसा। ये चैप्टर है आपको बम बनाने के लिए प्रेरित करेगा, मतलब बम में कैसे चीजें आती हैं, ठीक है। जैसे परमाणु बम में आपकी रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समझ आया, किस चीज में, परमाणु बम में, ठीक। समझ में आया। आइए तो सबसे पहले रेडियो एक्टिविता के बारे में जानते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व कौन से होते हैं, सबसे पहले ये जान लो। जो परमाणु जो आपका आवर्त सारणी है ना, उसमें 82 जिसका परमाणु क्रमांक 82 से ऊपर है, उसमें रेडियो एक्टिविता तत्व का गुण होता है, ठीक है। 82 से जो ऊपर है। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले जानेंगे रेडियो एक्टिविता के बारे में। अब रेडियो एक्टिविता क्या है, देखो यहां पर क्या कह रहा है, रेडियो सक्रियता। अब रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविता को ही उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है रेडियो सक्रियता। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक। देखो वही चीज मैंने जो बताया है अभी, क्या कह रहा है, वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है, क्या होता है, 82 से अधिक होता है। और ऐसे तत्व के नाभिक, जो नाभिक होती है उसका अस्थाई नहीं रहता। जो नाभिक होता है उसका अस्थाई नहीं रहता। जो अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए लगातार जो नाभिक होता है वो अस्थाई नहीं रहता, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए वो लगातार क्या करता है, लगातार अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, गामा किरणों का, अल्फा बीटा गामा किरणों का क्या करते रहते हैं, उत्सर्जन करते रहते हैं। मतलब उसमें से अल्फा किरण भी निकलता रहता है वो, और बीटा किरण भी निकलता रहता है, और गामा किरण भी निकलता रहता है। इसलिए ये तत्व ना जल्दी इसे रोक नहीं पाते हैं, मतलब ये जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। ठीक, बहुत ही खतरनाक, ठीक है, बहुत ही खतरनाक तत्व होते हैं ये, ठीक। उसके बाद देखो, ऐसे ऐसे तत्व को रेडियोधर्मिक क्या कहते हैं, ऐसे तत्व को रेडियोधर्मिक तत्व कहते हैं, ठीक है। इस लिए जो प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया को हम रेडियोधर्मिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियोधर्मिकता या रेडियो एक्टिविता, ठीक है, चाहे जो कह सकते हो, ठीक। समझ में आया। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडियो धर्मिकता कहते हैं। समझ में आया, क्या करते रहते हैं, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक, समझ लो, जिनका परमाणु क्रमांक 82 से ज्यादा, जैसे 83 हो गया, 84 हो गया, 85 हो गया, ये सब जो तत्व है ना, ये तत्व क्या होते हैं, रेडियो सक्रियता होते हैं, ठीक। चलो अगला। अब यहां पर देखो, रेडियो सक्रियता से क्या निकलता है, अल्फा कण निकलता है, बीटा कण निकलता है, और गामा किरण निकलता है। समझ में आया। अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का 2 पॉजिटिव, क्या होता है, 2 पॉजिटिव वाला जो क्या करता है, प्रोटॉन, जो हीलियम होता है ना, हीलियम जो होता है उसका 2 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए हीलियम में से, दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, तो क्या बचेगा आपका, केवल अल्फा कण बचेगा, ठीक है। समझ आया। चलो अगला टॉपिक। अब यहां पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी खोज किसने किया, सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है, और यह क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। आइए मैं आपको बताता हूं कौन सा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविता, ठीक है, चाहे सक्रियता कहो चाहे एक्टिवता कहो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है।
रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी वैकुलर ने किया था। किसने किया था? हेनरी वैकुलर ने किया था। ये इस नामक वैज्ञानिक ने 1896 में किया था। किसमें? 1896 रेडियो एक्टिवता की तत्व की खोज हुई थी। इसीलिए हेनरी वैकुलर को रेडियो सक्रियता का पिता माना जाता है। ठीक है, समझ आया? पिता माना जाता है। इन्हें अपने नाम पर रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या करा? वैकुलर रखा गया। ठीक है, समझ आया? इन्होंने यूनिट ही रख दिया उसका, रेडियो सक्रियता का यूनिट ही हो गया। जैसे आप लोग बल का खोज न्यूटन ने किया तो अपने ही नाम पर उसका यूनिट ही रख दिया कि इसका यूनिट न्यूटन होगा, उसी प्रकार इन्होंने वैकुलर रख दिया। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और किसने खोज किया? ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, किसने खोज किया? ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखो इस पॉइंट को देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। यहां पर क्या कह रहा है? प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम हो गया, देखो पहला पदार्थ जैसे यूरेनियम हो गया, थ्योरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, रेडियम हो गया। ठीक है, ये जो तत्व है ना, ये रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। ठीक है, यूरेनियम जो यहाँ पर देखते हो, थ्योरेनियम ये परमाणु बम में यूज होता है। किसमें होता है? परमाणु बम। ठीक है, आजकल जानते हो देश में क्या होता है, बहुत ही खतरनाक ये होता है। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है, समझ आया? इसलिए ना जानते हो क्या होता है, अगर ये चीज पृथ्वी के अंदर फोड़ा जाए तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये चीज अगर जैसे जो होता है परमाणु बम, वो अगर पृथ्वी के नीचे फोड़ा जाए, ठीक है, दाग दिया जाए, तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, बट अगर यही चीज लगभग 100 मीटर के ऊपर, अपने पृथ्वी से लगभग 100 मीटर के ऊपर ही फोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? इसका जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है, जैसे अल्फा बीटा गामा किरणें होती हैं, ये जो होती हैं, ये पूरे उसमें फैल जाएगा, पूरे वायुमंडल में फैल जाएगा, और ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है अपने लिए। ठीक है, मनुष्य के लिए, जैसे जो जीव होते हैं उनके लिए। ठीक है, आदमी मरने लगते हैं, सांस सही से नहीं ले पाते। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, और इसका प्रकोप जानते हो कितने साल तक होता है? इसका प्रकोप 100 साल तक होता है। कितने साल तक होता है? जो परमाणु बम होता है ना, इसका प्रकोप 100 साल तक होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक, समझ आया? बहुत ही खतरनाक वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक है ना, बहुत ही खतरनाक लोग हैं। ठीक है, अब वो खतरनाक क्यों है? क्योंकि ऐसे हैं कि वो लोग ऐसी चीज की खोज करते हैं जिसमें मानव का ही नुकसान हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आदि वह स्वतः कुछ आदर्श किरणें, जैसे क्या निकालते हैं? आदर्श किरणें अल्फा बीटा गामा निकालते हैं। इसके लिए निकालने की घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इससे निकालने की घटना को हम क्या कहते हैं? रेडियो सक्रियता कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, रेडियम और पोलोनियम, ठीक है, की खोज मैडम क्यूरी ने किया। कि मैडम क्यूरी तथा इनके पति पीरे क्यूरी ने किया था। ठीक है, दोनों ने मिलकर किया। पहली बार किसी ने अपने पति के साथ मिलकर किसी चीज की खोज किया। यही ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने पत्नी के साथ, ठीक है, मिलकर ही काम किया। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। ठीक, अब देखो यहाँ पर आजकल तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, रेडियम और पोलोनियम के महत्वपूर्ण खोज के लिए सन 1903 में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखो, इनको ये चीज खोज किए, इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
ठीक है, क्योंकि इससे ऊर्जा मिलता है हमें। ऊर्जा जैसे आप बिजली पैदा कर सकते हो, यूरेनियम से बिजली पैदा कर सकते हो। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी यूरेनियम आपके पास रहेगा तो आप कई सालों तक बिजली पैदा कर सकते हो। ठीक है, क्यों क्यों बिजली पैदा कर सकते हो? मान लीजिए यूरेनियम का कण इतना है, ठीक है, अब ये क्या होगा, ये टूटेगा, ये कितने कई भागों में, मान लो ये 2 भागों में टूटा, फिर ये ऐसे 3 भागों में तोड़ेगा। ठीक है, ठीक, ये क्या करेगा, ऐसे 3 भागों में तोड़ेगा, ये भी ऐसे 3 भागों में, ये भी ऐसे ऐसे, इसका जो श्रृंखला ऐसे बनता हुआ चला जाता है। ठीक है, ऐसे होते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज। ठीक है, मैडम क्यूरी की बेटी, देखो अब बेटी भी इनका मतलब इनके जो साइंटिस्ट थे ना, इनके पूरे घर वाले ही साइंटिस्ट थे। ठीक है, अ, इनकी बेटी एरेन क्यूरी तथा इनके पति, ठीक है, इरेन क्यूरी के पति भी एफ क्या कहते हैं, एफ जोलिटो ने किया था। ठीक है, समझ में आया? अब यहां पर भी इनका हो गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो आपकी खोज करता हो गया कि किसने किया, ये तो उतना ज्यादा नहीं पूछता, बट अंदर जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कह रहा है, रेडियो सक्रियता विकिरण को मापने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक ये थे। अगर इसका विकिरण कितने दूरों तक जाएगा, कितने दूर तक जाएगा, जैसे यूरेनियम का 1 ग्राम है, अब 1 ग्राम में कितने दूर तक इसका विकिरण जाएगा, कितने दूर तक ये फैलेगा। ठीक है, ये इन्होंने पता लगाया, सबसे खतरनाक वैज्ञानिक ये थे। ठीक है, जीएम कॉन्टर, ठीक है, किसने, जीएम कॉन्टर ने इसका प्रयोग किए थे, जिससे इनकी सहायता से पता चला। अब देखो इसकी सहायता से रेडियो पदार्थ की उपस्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। हाँ, अब इसकी पदार्थ, इनके जो खोज था कि आप बता दो, मान लो कि आप जा सकते हो 1 किलोमीटर, आपका पकड़ कितने किलोमीटर तक है, 1 किलोमीटर तक है। ठीक है, अब देखो 1 किलोमीटर तक इन्होंने पता लगाया कि रेडियो सक्रियता तत्व होते हैं, उनकी विकिरण होती है 1 किलोमीटर तक। ठीक है, ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर तक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। बट देखो सक्रिय पदार्थ होते हैं उनका, मान लो हमने बताया कि इन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर तक होता है। अब कोई भी पदार्थ कैसे पता चलेगा कि ये रेडियो सक्रियता है, मतलब रेडियो सक्रियता रखेंगे और उसका क्या करेंगे, पहला नंबर हम निकालेंगे विकिरण। ठीक है, विकिरण कि उसका विकिरण कहाँ तक जाता है, अगर वो 1 किलोमीटर तक जाता है मतलब वो क्या हो जाएगा, रेडियो सक्रियता हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ऐसा बताया नाप के। ठीक है, नाप इन्होंने दिया था। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो जाता है, जितने भी पॉइंट हैं सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर जितने भी पॉइंट है, देखो क्या कह रहा है, रेडियो सक्रिय पदार्थ सभी विकिरणों को उत्सर्जित करने के बाद अंत सीसा, ठीक है, जो अंत में सीसा लेड होता है ना, सीसा होता है जो लेड होता है उसमें, ठीक है, वो भी बदल जाते हैं। ठीक है, जो सीसा होता है वो भी बदल जाते हैं सभी विकिरणों का उत्सर्जन करने के बाद। ठीक है, ये भी जो सीसा है ना, ये भी अपने उत्सर्जित रूप में आ जाते हैं। ठीक है, इसका भी प्रयोग किया जाता है बम वगैरह में। ठीक है, समझ आया, छोटे छोटे बम्बों में। अब देखो क्या हो जाएगा, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका एसआई मात्रक मैंने बताया बैकुलर। ठीक है, और अन्य मात्रक क्वीरी होता है, क्या होता है, अन्य मात्रक क्वीरी तथा रदरफोर्ड भी होता है। ठीक है, ये 3 मात्रकें होते हैं रेडियो सक्रियता के, वैकुलर, ठीक है, उसके बाद अन्य मात्रक क्वीरी और तथा रदरफोर्ड भी होता है। समझ आया? अब देखो एक क्वीरी में कितना क्षय होगा, 1 सेकंड में कितने चीजों का क्षय होगा, आइए समझते हैं। देखो एक क्वीरी बराबर 3.7 10 की पावर 8 क्या होता है, इतना सेकंड में, 1 सेकंड में इतनी चीजों का क्षय होगा, इतने दूर क्षय हो जाएगा।
अब सोचो कितने लाख, 10 की पावर 10 है, सॉरी गाइस, 10 की पावर 10। सोचो 10 की पावर 10 कितना बड़ा संख्या होगा, इतना दूर तक क्षय होगा, इतनी दूर कण तक क्षय हो जाएंगे, ठीक। और एक रदरफोर्ड में 10 की पावर 6, ये तो थोड़ा कम। एक वैक्यूलर में, ठीक है, क्या होता है, ये सबसे छोटी इकाई होती है। वैक्यूलर क्या होती है, सबसे छोटी इकाई। रदरफोर्ड उससे बड़ी, और उससे बड़ी क्वेरी, ठीक है, समझ आया। जैसे आप जानते हो क्या होता है कि आपका क्या हो गया, पहले मीटर, ठीक है, मान लो दूरी का मात्रक मीटर, फिर अगर इससे छोटा मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, mm, ठीक है, मिलीमीटर, और इससे बड़ा मात्रक किलोमीटर, ठीक है, ये हो जाता है। तो वही चीज, इसका कई मात्रक होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मात्रक होता है क्वीरी, ठीक है। रेडियो सक्रियता का सबसे बड़ा मात्रक होता है क्वीरी, ठीक है। क्या होता है, उसका मान कितना होता है, 3.7 गुणे 10 की पावर 10, ठीक, समझ आया। चलो अब आता है सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाने वाला, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाला, कोबाल्ट 16 कितना होता है, कोबाल्ट 16 ये जो होता है, ठीक, कोबाल्ट 60, सॉरी गाइज, कोबाल्ट 60 जो होता है, ये आपका सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका समस्थानिक क्या होता है, देखो कोबाल्ट का एक समस्थानिक है, जो कोबाल्ट 60 है, ये कोबाल्ट का ही एक समस्थानिक है। क्या है, ये समस्थानिक है, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, ये सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला रेडियोधर्मिक समस्थानिकों में से एक है, सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है इसका। क्यों, क्योंकि जो कोबाल्ट है ना, इसको हम इसमें इलेक्ट्रॉन देकर, प्रोटॉन देकर क्या बना देते हैं, जैसे यूरेनियम बना सकते हैं, थ्योरेनियम बना सकते हैं, ऐसे बनाते रहते हैं, ठीक है, इसी से। और ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है आपके समस्थानिकों में, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब देखो यहां पर क्या आता है, यहां पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले कोबाल्ट अपनी प्रकृति में अस्थानीय होती है, ठीक है, अस्थाई होती है, ठीक। जो प्राकृतिक में पाया जाता है, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है कोबाल्ट, ठीक है, जिसमें अस्थाई होता है, ये प्राकृतिक में अस्थाई होता है, एकदम अस्थाई होता है, ठीक। लेकिन कोबाल्ट का मानव निर्मित जो होता है, जो कोबाल्ट मानव निर्मित होता है, वो रेडियो समस्थानिक होता है। क्या होता है, जो प्राकृतिक में पाया जाता है कोबाल्ट, वो तो एकदम अस्थाई होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट जो कोबाल्ट मानव निर्मित होता है, उसमें रेडियोधर्मिक हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, रेडियोधर्मिक मतलब समस्थानिक होते हैं, जिसके व्यापारिक प्रयोग के लिए कोबाल्ट के न्यूट्रॉन की जो सक्रियण, ठीक है, जो न्यूट्रॉन होता है उसका सक्रियण द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है, कोबाल्ट के न्यूट्रॉन के सक्रियण द्वारा तैयार किया जाता है, इतना जान जाओ, व्यापारिक प्रयोग करने के लिए, ठीक। अगर कोई मानव बना रहा है, मान लीजिए कोई वैज्ञानिक बना रहा है, तो अगर कोबाल्ट को बनाया तो उसका जो रेडियोधर्मिक समस्थानिक होगा, मतलब इसमें भी रेडियोधर्मिक तत्व का गुण आ जाएगा, बट उसे व्यवहारिक रूप से प्रयोग करने के लिए उसके न्यूट्रॉन का सक्रियण द्वारा तैयार किया जाता है, उसके न्यूट्रॉन के सक्रियण द्वारा, मतलब सक्रिय करवा दिया जाता है, क्रिया करवा दिया जाता है, ठीक है, समझ आया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर आते हैं कि देखो क्या कर रहा है, जो रेडियो सक्रियता क्षय अथवा रेडियो सक्रिय विखंडन, ये दो चीज होते हैं। जैसे देखो क्षय क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज अपने आपस में टूटती है, मान लो कोई भी चीज आपस में टूटेगी तो कुछ ना कुछ चीजें क्षय होंगी, कुछ ना कुछ चीजें क्षय होंगी, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपने एक लड्डू को तोड़ा, लड्डू है कोई, अगर वो फूट जाता है, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें जो छोटे कण होते हैं वो गिर जाते हैं कि नहीं, गिर जाते हैं ना। और जो बड़े कण होते हैं वो आप लोग खा लेते हो,
ठीक है, जो बड़े कण होते हैं, तो उससे पता चलता है कि हाँ ये दो दो टुकड़ों में टूटा, बट वो कई टुकड़ों में टूटते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, रेडियो सक्रियता की क्षय। क्षय कैसे होता है, जैसे अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण में टूटेगा तो कुछ ना कुछ कण क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे ये रेडियो एक्टिव तत्व है और ये टूटा किसमें, हीलियम के नाभिक। हीलियम के नाभिक मतलब दो प्रोटॉन, हीलियम के दो प्रोटॉन अल्फा कण में टूट गया। ठीक है, उसके बाद किसमें टूटा, गामा कण में टूट गया। ठीक है, उसके बाद किसमें, बीटा बीटा कण। अब बीटा कण किसमें, पॉजिटिव और बीटा माइनस और बीटा पॉजिटिव। देखो बीटा माइनस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो उसमें ऊष्मा निकलेगा और ऊष्मा के रूप में कुछ ना कुछ चीजें उसमें क्या हो जाएगी, तत्व की सक्रियता मतलब क्षय हो जाएगी, कुछ ना कुछ चीजें क्षय हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे मान लो बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। जब पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो इसमें भी बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ चीजें क्या हो जाएगी, क्षय होगी। ठीक है, वही चीज है। अब देखो यहां पर आपको बताना है, देखो अल्फा और बीटा और गामा की विशेषताएं। जैसे अल्फा कणों की विशेषता, अल्फा कण की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। अब देखो रदरफोर्ड, अल्फा कण यह एक धन आवेश युक्त किरण है। अब धन आवेश युक्त किरण है ये तो आप लोग जानते हो, क्योंकि हीलियम का जो प्रोटॉन होता है, हीलियम का जो प्रोटॉन होता है वो होता है, जो दो प्रोटॉन होता है वही होता है। नाभिक में जो दो प्रोटॉन बचा होता है वही ही अल्फा कण होता है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है। ठीक है, जब दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे हीलियम का तो अल्फा कण ही बचेगा। ठीक है, इस पर 2 इकाई धन आवेश होता है तथा इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 4 गुनी होती है। ठीक है, जैसे मान लो हाइड्रोजन का 1 है तो इसका तो 4 ही होता है ना, हीलियम का 4 ही होता है, इसका द्रव्यमान तो 4 ही गुना होगा। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, धन आवेशित होने के कारण कैथोड की ओर विचलित हो जाती है, मतलब कैथोड से विचलित हो जाती है, क्योंकि कैथोड पर क्या होगा, आपका धन आवेश होगा। ठीक है, ठीक। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, इसीलिए हीलियम के नाभिक जैसे नाभिक जैसा माना जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे हीलियम का नाभिक जैसे माना जाता है, इसलिए इन्हें 2He4 में व्यक्त किया जाता है। 2He मतलब 2 का मतलब क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। अब यहाँ पर देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकते हैं और 4 द्रव्यमान हो सकता है। ठीक है, तो यही क्या हो गया, हीलियम। अब हीलियम के नाभिक में 2 ही प्रोटॉन होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 2 प्रोटॉन होंगे, ये होगा। यहां पर हीलियम में, हीलियम को मैं इस तरह लिख सकता हूं +2। ठीक है, हीलियम को +2, तो ये क्या होगा आपका नाभिक में अल्फा कण के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और इसका वेग प्रकाश में कितना होता है, 1/10वां भाग। प्रकाश का वेग जो होता है ना, प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, वो क्या होगा 1/10वां भाग। इसका 1/10वां भाग मतलब 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, जो इसका जो वेग होगा ये इतना ही होगा। ठीक, ये चीजें एकदम ब्रीफली से समझ में आ गया। इसके जो वेग होता है वो कितना होता है, प्रकाश के वेग के 10वां भाग होता है। ठीक है, समझ आए। अब देखो जो बीटा किरण होता है, जो बीटा किरणें होती हैं उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, आइए समझ लीजिए बीटा किरणों की। बीटा किरणों का खोजकर्ता कौन थे, रदरफोर्ड ही थे, और यह एक ऋण आवेश युक्त किरण है। क्या है, ऋण आवेश युक्त किरण है। इस पर एक इकाई ऋण आवेश होता है, मतलब जो बीटा किरण होगा इसमें माइनस चार्ज होता है, वो भी 1 इकाई का। ठीक है, अब देखो इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का इतना गुना होता है। ठीक है,
जो बीटा किरणें होती हैं इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का इतना होता है, ये चीज याद रखना। ठीक, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर देखो इसे इलेक्ट्रॉन का प्रभाव, ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन का प्रभाव भी कहा जाता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ही प्रभावित होता है ना कि प्रोटॉन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रभावित होगा ना कि प्रोटॉन। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर इसे कैथोड किरणें भी कहा जाता है, मतलब कैथोड किरणें, मतलब ये कैथोड पर आसानी से रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये माइनस चार्ज होते हैं तो कैथोड पर रह सकते हैं। अब देखो इसका जो होता है प्रकाश, इसका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है। क्या होता है? 9/10वां भाग होता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है आपका जो गामा किरणें होती हैं। गामा किरणें होती हैं जो खतरनाक किरणें होती हैं। ठीक है, अब इस किरणों के बारे में देखो, गामा किरणें, इसकी खोजकर्ता विलार्ड थे। कौन थे? विलार्ड थे। ठीक है, और यह एक बहुत ही कम तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगियां हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगियां हैं। ठीक है, अब देखो यह उदासीन होती है। ठीक है, जो गामा किरणें होती हैं उदासीन होती हैं, ना इसमें इलेक्ट्रॉन का कुछ होता है ना इसमें प्रोटॉन का कुछ होता है। ठीक है, इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। जो इसका वेग होता है वो प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद तथा फोटोग्राफ प्लेटों पर इनका प्रभाव सबसे कम होता है। जो फोटोग्राफ का प्लेट होता है, ठीक है, जो फोटोग्राफिक होता है ना, जैसे कैमरामैन होते हैं ना, वो उनका जो प्रभाव होता है इनके प्लेटों पर क्या होता है? सबसे कम होता है। और इस पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता, मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जब ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में कहाँ विद्युत क्षेत्र, मतलब विद्युत बहेगा, नहीं बह सकता ना। तो वही चीज, इनका कोई विद्युत क्षेत्र का प्रभाव ही नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। मतलब अनुप्रस्थ का मतलब प्रकाश की ही तरह चलेगा, जैसे प्रकाश चलता है ना वैसे अनुप्रस्थ ही प्रकाश की तरह चलेगा, ना कि अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य जैसे आपका क्या हो गया, साउंड हो गया, ठीक है, आवाज हो गया, तो ये क्या होता है? अनुदैर्ध्य होता है। बट जो प्रकाश की चाल होती है वो किस तरह होती है? अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आवृत्ति में क्या होता है, इसकी आवृत्ति और ऊर्जा अधिक होती है। आवृत्ति भी अधिक होगी और ऊर्जा भी अधिक होगी, इसीलिए हमको जो गामा किरणें होती हैं ये अगर कहीं पर चलती हैं ना तो इसका आवाज नहीं सुनाई देगा। ठीक है, आवृत्ति ज्यादा होती है। ठीक, सह नाभिक भौतिक स्थापना है वो पा बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। मतलब पा बंगाल का मतलब जानते हो? पश्चिम बंगाल। ठीक है, किसमें हुआ था? पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था इसकी खोज। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां पर अर्ध आयुकाल क्या होता है? अर्ध आयुकाल का मतलब समझते हो? मतलब आधे समय में। ठीक है, मान लो अगर 1 घंटा है, 1 आवर्स, तो आधे घंटे में तत्व का कितना भाग बन गया या खत्म हो गया, ये चीज यहां से पता लगता है। तो देखो किसी रेडियो सक्रियता पदार्थ का द्रव्यमान आधी मात्रा होने में जितना समय लगता है वह उसका क्या होता है? अर्ध जीवन काल होता है। क्या होता है? अर्ध जीवन काल। जैसे यहां पर देखो सूत्र, यह पदार्थ के प्रारंभिक तथा प्रारंभिक मात्रक से स्वतंत्र है। जैसे देखो प्रारंभिक मात्रक, इसमें प्रारंभिक मात्रक नहीं है। ठीक है, मतलब ये स्वतंत्र है, इसका कुछ और सूत्र होता है। ठीक है, बट ये जो सूत्र है सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग लगा सकते हो। विघटन नियतांक क्या हो, नियतांक आपको दिया होगा जिससे आप लोग इसे निकाल सकते हो। अब देखो क्या कह रहा है, अर्ध जीवन काल रेडियो सक्रियता पदार्थ के प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यह ताप पर भी निर्भर नहीं करता। अब देखो यहां पर
क्या कह रहा है, औसत आयु तथा मध्य आयु, ठीक है। यह पदार्थ के क्षय नियंत्रण का व्युत्क्रम क्या होता है, क्षय नियंत्रण का व्युत्क्रम के बराबर होता है, और इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहां पर आपको दे दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये सूत्र था, ठीक है। इस सूत्र को आप लोग इंपॉर्टेंट समझिए, और ये सूत्र आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वही सूत्र है, तो इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। और हाँ, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे ऐप पर जाइए। ऐप पर बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और इसका टेस्ट भी दे सकते हो, जो कि चैप्टर वाइज टेस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। तो जाइए फ्री वाला टेस्ट भी दीजिए। और हाँ, जिन बच्चों को हमारा कोर्स खरीदना है तो जाइए, अभी ऑफर है, कोर्स खरीद सकते हैं, वहां पर और अच्छी अच्छी चीजें दी जाती हैं। तो आप लोग कोर्स में क्या, आपको कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट, जो कि वर्जिनल टेस्ट कैसा, जैसे आपके एग्जाम में टेस्ट होता है, जैसे आपके एग्जाम में पेपर होता है ना, उसी प्रकार मैंने ऐप पर टेस्ट दिया हुआ है। तो जाइए, एकदम वर्जिनल टेस्ट की तरह ही टेस्ट है, ठीक है। तो वहां जाकर आप लोग टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट हमारे कोर्स में अवेलेबल है। अब कोर्स में आपको वीडियोस भी अवेलेबल है, और वो वीडियो अवेलेबल है जो आपके हूबहू एकदम एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जाइए, ज्यादा रुपए नहीं खर्चा करना है आपको। 200-300 रुपए खर्चे करोगे तो कुछ होगा ही नहीं। और हाँ, अगर अलग से टेस्ट लेना चाहते हैं हमारा, तो मात्र 100 रुपए, मात्र 99 रुपए खर्च करके आप लोग अलग से टेस्ट ले सकते हो। और उसमें आप लोगों को मैंने 30 सेट ओरिजिनल पेपर का दिया हूं, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट, आपको कई टेस्ट आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट। और मैं आप लोगों को वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी टेस्ट दिया हूं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे फुल्ली गारंटी के साथ। तो उस टेस्ट को आप लोग जरूर से जरूर दीजिए। और हाँ, ये मात्र 99 रुपए में आपकी जिंदगी बन सकती है। तो जाइए, आप लोग अपनी जिंदगी बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।